अध्याय 160। तुम बहुत ही अहंकारी हो। लेई डोंग, उस समय तुम शायद अभी अभी डू वेनेरेट स्टेज में प्रवेश कर रहे थे। तुम भाई गूफी से कैसे तुलना कर सकते हो? जुन एर के सवाल पूरे हॉल में गूंज उठे। जैसे ही उसके शब्द निकले, लेई डोंग, जो खड़ा हो गया था, उसके चेहरे पर बहुत ही अप्रिय भाव थे। लेई कबीले के दो बुजुर्गों ने जल्दी से लेई डोंग की ओर देखा। उन्हें चिंता थी कि उसका उग्र स्वभाव परेशानी का कारण बन सकता है। हालांकि जुन एर ने जो कहा वह वास्तव में सच था। आखिरकार जब ली डोंग गूफी की वर्तमान उम्र का था, तो उसने अभी अभी डू वेनेरेट स्टेज में प्रवेश किया था, जबकि गूफी पहले ही 9 सितारा डू वेनेरेट के शिखर पर पहुंच चुका था। दोनों की तुलना करने पर प्रतिभा में अंतर स्पष्ट था। यहाँ तक कि गूफी भी जुन एर को एक बार फिर देखने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि जब उसे कुछ पिछली घटनाएं याद आईं, तो गूफी की भावनाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। ऐसी चंचल महिला के साथ वह वास्तव में अब और ज्यादा जुड़ना नहीं चाहता था। कौन जानता है कि भविष्य में वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा वह आज लेई डोंग के साथ कर रही थी। गू युआन, गूवी और अन्य लोग लेई डोंग और गूफी के बीच प्रतिभा के अंतर से अच्छी तरह वाकिफ थे। हालांकि सबके सामने लेई डोंग से सवाल करना अनुचित लगा। लेई कबीले के लोग पूरी ईमानदारी से जुनर से शादी का प्रस्ताव रखने आए थे और उनकी गरिमा का ख्याल रखना जरूरी था। हाँ, जुनर, हर किसी की अपनी नियति होती है। कुछ लोग धीरे धीरे शुरू करते हैं और बाद में तेजी से आगे बढ़ते हैं, जबकि दूसरे तेजी से शुरू करते हैं और बाद में धीमे हो जाते हैं। सब कुछ अज्ञात है। लेई डोंग की भविष्य की उपलब्धियां जरूरी नहीं कि गूफी से कम हों। इसके अलावा लेई कबीला हमारे यहाँ मेहमान है, और तुम जो अभी कर रही हो वह हमारे मेहमानों के साथ व्यवहार करने का तरीका नहीं है। गू युआन ने मुस्कुराते हुए जुनर को धीरे से डांटा और उसे इतनी लापरवाही से काम न करने की सलाह दी। ओह! जुन एर फिर से बैठ गया। गू फेई की दिशा में कुछ देर तक नजर घुमाई। हालांकि अब हॉल में लगभग हंगामा हो चुका था, बहस छिड़ चुकी थी। गू फेई, जो केंद्रीय पात्रों में से एक था, अभी भी वहां बैठकर शराब पी रहा था, जैसे कुछ हो ही न रहा हो। कभी कभी अपने होठों को चिपकाता और शराब के स्वाद का विश्लेषण करता। लेई डोंग ने ये सब समझ लिया, और जन्म से ही प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते उसे कभी इतना अपमानित नहीं किया गया था। हालांकि यह जुन एर ही थी जिसने उसे उकसाया था। लेई डोंग ने अपना गुस्सा गू फेई पर निकाला। उसके दिमाग में गू युआन के पहले के शब्द उसका समर्थन करने के लिए भी नहीं थे। ये केवल लेई कबीले की गरिमा को बनाए रखने के लिए शिष्टाचार के कारण था। उसे कोई मान्यता नहीं मिली थी, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। उसने उदासीन गू फेई को देखा और उसकी दबी हुई भावनाएं भड़क उठी। अगले ही पल वह जोर से हंसा और बोला, कुलपति गू युआन सही कह रहे हैं। साधना की यात्रा में अज्ञात प्रतीक्षा कर रहा है। भविष्य अनिश्चित है, और कौन निश्चित रूप से कह सकता है कि क्या होगा। हालांकि मुझे विश्वास है कि चूंकि मैं अभी गूफी से अधिक शक्तिशाली हूँ, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से भविष्य में उससे अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। यदि वह मेरे साथ युद्ध करने की हिम्मत करता है, तो मैं अपनी साधना को डू वेनेरेट के शिखर तक दबा दूंगा। मुझे बस आश्चर्य है कि क्या वह चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत करता है। जैसे ही उसने बात की, लेई डोंग ने गूफी का सामना किया और ताना मारते हुए कहा, गूफी, क्या तुम अब भी काय बनकर छिपते रहोगे? यदि तुम अपना पूरा जीवन महिलाओं और बड़ों के पीछे छिपते हुए बिताते हो, तो तुम इस जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। प्रतिभा का क्या फायदा अगर तुम एक अंडे के छिलके से अधिक कुछ नहीं हो जो थोड़े से स्पर्श से टूट जाता है। लेई डोंग के शब्द शुद्ध उकसावे वाले थे, और यहाँ तक कि आमतौर पर शांत रहने वाले गूफी ने भी इस पल पर भौहें सिकोड़ लीं। दूसरे पक्ष ने सार्वजनिक रूप से उसका अपमान किया था। अगर वह जवाब नहीं देता, तो गू कबीले में उसका कोई स्थान नहीं रह जाता। गूफी की आंखें बदल गईं, उसकी पिछली शांति की जगह तीक्ष्णता आ गई। लेई डोंग को देखते ही उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। उसकी आभा लेई डोंग के गुस्से के आगे बिल्कुल भी झुकी नहीं। जैसे ही गूफी कहने वाला था, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो चलो लड़ो, तुम्हें अपनी साधना को दबाने की कोई जरूरत नहीं है। हॉल में एक भयानक दबाव छा गया। अहंकारी, एक शांत आवाज सुनाई दी। हालांकि आवाज शांत थी, लेकिन किसी ने भी इसे अनदेखा करने की हिम्मत नहीं की। उन सरल शब्दों में निहित दबाव ने सभी के चेहरों को बदल दिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें किसी भारी वजन से कुचला जा रहा हो। क्योंकि वक्ता कोई और नहीं बल्कि गू कबीले के कुलपति गू युआन थे। गू युआन के दिल में वह जुनर के शब्दों से सहमत था। हमेशा गूफी को गू कबीले का भावी नेता मानता था।
वह किसी बाहरी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में इतना अहंकारी व्यवहार कैसे करने दे सकता था। लेई कबीला मेहमान था और इस बार उनका उद्देश्य जुनर से शादी का प्रस्ताव रखना था। जुनर का कठोर इनकार वास्तव में अशिष्टतापूर्ण था। यही कारण था कि गु युआन ने लेई कबीले की गरिमा को बनाए रखने के लिए मध्यस्थता की थी। लेकिन लेई डोंग द्वारा गुफी को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाना, गु कबीले को डांटना लेई कबीले का काम कब था। इसके अलावा वह जिसका मजाक उड़ा रहा था और जिसे भड़का रहा था, वह गु कबीले का भावी उत्तराधिकारी था। गु युआन ने पहले ही लेई कबीले को पर्याप्त सम्मान दिया था, लेकिन लेई डोंग के कार्यों ने गु कबीले के प्रति पूर्ण उपेक्षा दिखाई। ऐसी बदतमीज जूनियर के लिए, जो उसकी बेटी नहीं थी, गु युआन नरमी दिखाने के लिए इच्छुक नहीं था। गु युआन की आभा इतना भारी कि हाल ही में स्वर्गारोहित 3 सितारा डूसंत जियान भी उसके सामने एक बच्चे की तरह दिखाई दिए। लेई कबीले के 2 बुजुर्गों को जल्दी ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। इस 2 कबीले के भोज में लेई डोंग का व्यवहार गु कबीले के लिए एक स्पष्ट उकसावे वाला था। उन्होंने जल्दी से माफी मांगी और लीडोंग को फटकार लगाई। कुलपति गु युआन, कृपया नाराज न हों। लेई डोंग ने अनुशासन का उल्लंघन किया। कृपया उसे माफ कर दें। वह युवा और उतावला है, खुद को साबित करने के लिए उत्सुक है। उसका गु कबीले का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। हम आपसे माफी मांगते हैं, कुलपति गु युआन। लेई डोंग, जल्दी करो और कुलपति गु युआन से माफी मांगो। अगर गु युआन सच में नाराज हो गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। लेई कबीले के बुजुर्ग उसके धैर्य की परीक्षा नहीं ले सकते थे और जल्दी से ली डोंग से माफी मांगने का आग्रह किया। गु युआन के अत्यधिक दबाव के कारण लेई डोंग पीला पड़ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी क्रूर जानवर ने उसके सामने ही अपना जबड़ा खोल दिया हो और उसे एक झटके में चीरकर रख देने के लिए तैयार हो। कुलपति गु युआन, कृपया मुझे माफ कर दें। मैं पहले लापरवाह था। ली डोंग, जिसका चेहरा राख हो गया था, ने माफी मांगते हुए सिर झुकाया। उसने अपना आसन बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। भारी दबाव के कारण घुटने टेकने की इच्छा का विरोध किया। गु युआन के शब्दों का सामना करते हुए, चाहे वह अपने दिल में कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, लेई डोंग के पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच गुफी, एक अन्य केंद्रीय व्यक्ति, गु युआन के बोलते ही शराब पीना शुरू कर दिया। एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि अन्य लगातार उसके लिए खड़े रहे। ग्रैंड हॉल में लेई डोंग के माफी मांगने के बाद गु युआन ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। आखिरकार वह सिर्फ एक जूनियर था और अधिकार का प्रदर्शन ही काफी था। इस घटना के बाद भोज में बहुत शांति हो गई। लेई कबीले की युवा पीढ़ी चुपचाप शराब पी रही थी, जबकि जुनर की नज़र कभी कभी गु फेई पर जाती थी, लेकिन उसने कभी उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा। लेई कबीले के बुजुर्गों को एहसास हुआ कि उनका प्रस्ताव निराशाजनक था और उन्होंने गु कबीले के कुलपति को भी नाराज कर दिया था। थोड़ी देर बाद उन्हें गु युआन को अलविदा कहने का बहाना मिल गया। कुलपति गु युआन, हम विदा लेते हैं। लेई कबीले के 2 बुजुर्गों ने जल्दी से भोज समाप्त किया और युवा पीढ़ी के साथ चले गए। हालांकि जाने से पहले लेई डोंग आखिरी बार जुनर को देखने से खुद को रोक नहीं पाया, केवल उसकी नज़र गु फेई पर टिकी हुई थी। ये देखकर लेई डोंग ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं। जब मैं लाइटनिंग डेमन पूल में प्रशिक्षण से लौटूंगा तो मैं सभी को साबित कर दूंगा कि असली नंबर 1 कौतुक कौन है। जब वह जा रहा था तो उसकी मुठ्ठियां कसकर बंद थीं, उसका संकल्प दृढ़ था। अध्याय 161, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें वापस जीत लूंगा। ये भोज मूल रूप से लेई कबीले के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने के लिए तैयार किया गया था। अब जब लेई कबीले के सभी सदस्य चले गए हैं तो भोज का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। अब और समय बर्बाद न करते हुए गूफी ने गूरी की ओर देखा। दादाजी, आपका पोता पहले विदा लेगा, गूफी ने मुस्कुराते हुए कहा, गूरी को सम्मानपूर्वक झुकते हुए, जिन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इसके बाद गूफी ने गु युआन की ओर रुख किया, उसे अलविदा कहा और हॉल से बाहर निकल गया। जब गूफी चला गया तो वह दृढ़ता से आगे बढ़ा, उसकी निगाहें किसी और पर एक नज़र डाले बिना सीधे आगे की ओर टिकी रहीं। इससे जुनैर, जिसने कुछ उम्मीदें पाल रखी थीं, पूरी तरह से निराश हो गई। उसने सोचा था कि आज उसके काम निश्चित रूप से गूफी को प्रभावित करेंगे, लेकिन वह दृश्य नहीं हुआ जिसकी उसने उम्मीद की थी। गूफी उसके प्रति उदासीन रही, हमेशा की तरह ही ठंडी, मानो वे अजनबी हों। क्या वाकई कोई मौका नहीं बचा है? जुनैर ने गूफी को हॉल से बाहर जाते देखा, उसकी आंखें अनिच्छा से भर गईं। उसके अंदर शिकायत की भावना उमड़ पड़ी और वह लगभग फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन गु कबीले के सदस्यों के सामने उसने आंसू रोक लिए।
गूफी द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद अन्य लोग एक एक करके जाने लगे। जिनमें से कुछ जुनैर के साथ अच्छे संबंध थे, वे जाते समय अलविदा कहना चाहते थे, लेकिन उसके सिर को उदास भाव के साथ झुका हुआ देखकर उन्होंने सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप चले गए। आह, तुम ऐसा करने पर क्यों जोर दे रहे हो? गु युआन ने कहा। उसका दिल दुख रहा था क्योंकि उसने अपनी प्यारी बेटी को ऐसी उदास अवस्था में देखा था। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उस समय ये वास्तव में जुनैर ही थी जो गलत थी। लेकिन वह स्पष्ट रूप से गूफी से प्यार करती है, तो उसने ऐसा क्यों किया? हालांकि गु युआन को अपनी बेटी के लिए खेद था, लेकिन उसे यह भी विश्वास था कि गूफी की प्रतिक्रिया उचित थी। अगर गूफी उसे फिर से स्वीकार कर ले और वह अपना अनियमित व्यवहार दोहराए, तो कोई भी आदमी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुनैर उसकी प्यारी बेटी थी और वह उसकी बहुत कठोर आलोचना नहीं करेगा। समस्या को सही मायने में हल करने के लिए जुनैर को कुछ चीजें खुद ही पता लगाने की जरूरत थी। तुम और गूफी पहले ही अलग हो चुके हो और उसकी पहले से ही एक पत्नी है। तुम भी एक बेहतरीन इंसान हो जिसका भविष्य असीमित है। पिताजी, तुम नहीं समझोगे। जुनैर ने गु युआन की बात पूरी होने से पहले ही उसे बीच में रोक दिया। इस जीवन में चाहे कुछ भी हो, मैं गूफी को वापस जीत लूंगा। ये शब्द पीछे छोड़कर जुनैर अकेले चली गई। गु युआन को वहीं खड़ा छोड़ दिया। अपनी जिद्दी बेटी को जाते हुए देखकर गु युआन के हाव भाव लगातार बदलते रहे। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अपनी गलतियों का सच में एहसास होगा। तब शायद अभी भी कोई चुनौती हो। भोज से निकलकर गूफी सीधे पहाड़ की चोटी पर वापस चली गई। पिताजी वापस आ गए। जैसे ही गूफी पहाड़ पर उतरा, जियान यू ने उसे देखा और दौड़कर उसकी बाहों में कूद गई। गूफी ने जियान यू को उठाया और उसे हवा में घुमाया। सावधान रहना, उसे बाहर मत फेंकना, जियोई जियान ने चलते हुए कहा। तुम मुझे कम आंकते हो। आखिरकार मैं एक डू वेनेरेट हूँ, गूफी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जियोई जियान जानती थी कि गूफी उसे कभी गलती से नहीं गिराएगी, लेकिन एक माँ और पत्नी के रूप में उसने माहौल को हल्का करने के लिए एक मजाक किया। जियान कहाँ है? गूफी ने पूछा। उसने कहा कि वह कुछ खाना लेने जा रही थी और अभी तक वापस नहीं आए हैं, जियान यू ने जवाब दिया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गूफी के बगल की जगह अचानक खुल गई और एक बैंगनी आकृति बाहर निकल आई। जियोयू, क्या तुम्हें मेरी याद आई? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जियान शून्य से उभरा और उसने जियान यू को रंग बिरंगे फलों का एक डिब्बा थमा दिया। ये देखकर गूफी अपने मुंह को हिलाए बिना नहीं रह सका। जियान ने जो चीजें निकाली थी, वे सभी उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं, जो संभवतः गू दायरे के औषधीय बगीचे से चुराई गई थी। अब उसकी ताकत बढ़ गई थी। जियान ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी जो वह न कर सके। जल्दी करो, मेरे लिए कुछ कैंडी की गोलियां बनाओ। जियान ने आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और फलों का एक गुच्छा निकाला और उन्हें गूफी को सौंप दिया। हालांकि जियान शारीरिक रूप से बड़ी हो गई थी, लेकिन उसका दिल अभी भी युवा जियान जैसा था। हालांकि उन्हें परिष्कृत करने से अशुद्धियां दूर हो जाएंगी, लेकिन अपनी वर्तमान ताकत के साथ आप आसानी से अपने आप अशुद्धियों को खत्म कर सकते हैं, झूली ने बगल से धीरे से टिप्पणी की। जियान ने झूली को देखा और बुदबुदाया, ये चीजें बहुत कड़वी हैं। मैं इन्हें कच्चा नहीं खाना चाहता, मैं उन्हें मीठा चाहता हूँ। अपने सामने दुर्लभ जड़ी बूटियों की कतार को देखते हुए गूफी को पता था कि औषधीय क्षेत्रों में से एक को जियान ने पहले ही तबाह कर दिया था। डू सेन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद जियान की स्थानिक क्षमताएं और भी मजबूत हो गई थीं, जिससे वह औषधीय सामग्रियों का पता लगाने में माहिर हो गई थी। जियान और गूफी के वापस आने के बाद पहाड़ की चोटी पर जल्दी ही एक खुशनुमा माहौल छा गया और गूफी की पिछली चिंताएं हंसी और जयकारे से दूर हो गईं। हालांकि ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि जूली के चेहरे पर धीरे धीरे चिंता के लक्षण दिखने लगे। जूली के व्यवहार में आए बदलाव को देखते हुए गूफी ने सीधे पूछा और जूली ने उसके साथ सीधा व्यवहार किया। ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को अवशोषित करने के बाद जियान ने डूसेन क्षेत्र में कदम रखा है। ड्रैगन जनजाति वर्तमान में विभाजित है और उन्हें प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति को एकीकृत करने और इसकी महिमा को बहाल करने के लिए ड्रैगन सम्राट की तत्काल आवश्यकता है। तो मैं जियान को ड्रैगन सम्राट की स्थिति विरासत में लेने के लिए प्राचीन ड्रैगन द्वीप पर वापस ले जाने की योजना बना रहा हूँ। झूली ने अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया। प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति को एकीकृत देखने के लिए स्पष्ट रूप से उत्सुक था। प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति जितनी अधिक समय तक विभाजित रहेगी, उतनी ही आंतरिक रूप से कमजोर होती जाएगी।
ये कुछ हिस्सा है जो पूर्वी ड्रैगन द्वीप के बुजुर्ग नहीं देखना चाहते हैं, उन्होंने कहा। बुजुर्ग झूली, जियान अब 3 स्टार डूसेंट के अंतिम चरण में है। ड्रैगन फीनिक्स मूल फल की शक्ति में अभी भी कुछ अवशिष्ट प्रभाव हैं। लौटने से पहले 4 स्टार डूसेंट तक पहुंचने तक क्यों न प्रतीक्षा करें, गूफी ने सुझाव दिया। झूली चुप हो गया। तत्काल कार्रवाई की अपनी इच्छा और प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति की वर्तमान स्थिति के बीच फटा हुआ जियान जनजाति के एकीकरण की आशा है। उसे किसी भी जोखिम में नहीं डाला जा सकता। आप प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति की स्थिति को किसी से भी बेहतर जानते हैं। अगर जियान अब वापस लौटती है तो क्या वह वास्तव में मुद्दों को हल करने में सक्षम होगी, गूफी ने तर्क दिया, झूली को उनकी वापसी में देरी करने के लिए मनाने की कोशिश करते हुए, ये जानते हुए कि 3 ड्रैगन राजा संभवतः उत्तरी ड्रैगन राजा के उकसावे के तहत जियान पर हमला करेंगे। भले ही जियान 4 सितारा डूसेंट क्षेत्र तक पहुंच जाए, फिर भी वह 3 ड्रैगन राजाओं के संयुक्त हमले के खिलाफ संघर्ष करेगी। इसके अलावा मूल कहानी में उत्तरी ड्रैगन राजा ड्रैगन सम्राट के सिंहासन के लिए अपने पागलपन में ड्रैगन जनजाति के नश्वर दुश्मनों स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति के साथ मिलीभगत कर चुका था। उसने यहाँ तक कि भयावह ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग डेमन फॉर्मेशन का सहारा लिया, जिससे प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति को बहुत नुकसान पहुंचा। TLN, जब गठन बनता है तो गठन के केंद्र में मौजूद व्यक्ति के अलावा अंदर मौजूद हर कोई खून के तालाब में बिखर जाता है। अंत में वे गठन के केंद्र में मौजूद व्यक्ति द्वारा भस्म हो जाते हैं और अवशोषित हो जाते हैं। इस प्रकार उस व्यक्ति की ताकत बहुत बढ़ जाती है, लेकिन ये गठन बहुत ज्यादा खूनी और क्रूर, इसलिए इसे निश्चित तकनीक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति के नेता हुआंग तियान 5 सितारा डूसेंट क्षेत्र में पहुंच गए थे। उत्तरी ड्रैगन राजा द्वारा ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग डेमन फॉर्मेशन को सक्रिय करने के साथ उनकी ताकत 6 सितारा डूसेंट स्तर तक पहुंच जाएगी, ऐसी ताकतें जिनका जियान मुकाबला नहीं कर सकता था। जियान को बिना तैयारी के लौटने देना उसे गंभीर खतरे में डाल देगा। गूफी के लिए वह अभी भी केवल एक डूवेनेरेट था। अगर जियान को किसी भी खतरे का सामना करना पड़ा तो वह उसका सामना करने में असमर्थ होगा। उसे लब करें। अध्याय 162, रानी का बच्चा गू वुशुन। हालांकि गू फेई गू कबीले की शक्ति का उपयोग करके उन परेशानियों से आसानी से निपट सकता था, लेकिन प्राचीन कुलों के बीच प्रतिबंध थे। 4 स्टार डू सन से ऊपर की खेती के स्तर वाले लोग लापरवाही से काम नहीं कर सकते थे। अगर गू कबीले ने बहुत बड़ा कदम उठाया तो यह निस्संदेह अन्य प्राचीन कुलों का ध्यान आकर्षित करेगा। सतह पर 8 प्राचीन कुल सामंजस्यपूर्ण दिखाई दिए, लेकिन पर्दे के पीछे आपसी संदेह था। यदि कोई कबीला कमजोर दिखाई देता तो उन पर दूसरे लोग हमला कर सकते थे। यान कबीले और लेई कबीले जैसे कुलों में कुछ ताकत हो सकती थी, लेकिन वे अधिक शक्तिशाली गू कबीले के लिए खतरा नहीं थे। आखिरकार गू युआन, एक शीर्ष 9 सितारा डू संत, एक स्थिर शक्ति की तरह था जो गू कबीले की अजेयता सुनिश्चित करता था। गू कबीला वास्तव में केवल हुन कबीले से सावधान था। हुन कबीले का नेता गू युआन के बराबर का एक शीर्ष स्तरीय शक्तिशाली व्यक्ति था और उसे नेहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम का समर्थन प्राप्त था, जिसमें 9 सितारा डू संत की शक्ति भी थी। हुन कबीले की योजना अब तक लगभग पूरी हो जानी चाहिए, गूफी ने सोचा। समय रेखा के अपने अनुमान के आधार पर हुन कबीले की भव्य योजना लगभग तैयार थी। एक बार जब सोल हॉल ने उनके लिए पर्याप्त आत्मसार एकत्र कर लिया तो हुन कबीला 8 प्राचीन कुलों का सफाया शुरू कर देगा। एक सहस्राब्दी की तैयारी के बाद भी गू कबीला अकेले हुन कबीले की शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए गू कबीला इस समय कोई गलती नहीं कर सकता था और उसे सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। उन्हें प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के साथ स्थिति को स्थिर करने की भी आवश्यकता थी। आगामी युद्ध में ड्रैगन जनजाति एक महत्वपूर्ण सहयोगी होगी। इस बारे में क्या ख्याल है, एल्डर झूली? आप कुछ समय से ईस्ट ड्रैगन आइलैंड से दूर हैं। क्यों न वापस लौटकर वहां की स्थिति को स्थिर करें, लेकिन अभी के लिए जियान के बारे में कुछ भी न कहें। गूफी ने एक पल सोचने के बाद सुझाव दिया। ये सुनकर झूली ने थोड़ा मुंह सिकुड़ा और जल्दी से अपने विकल्पों पर विचार किया। जैसा कि गूफी ने कहा, भले ही जियान कबीले में वापस आ जाए, लेकिन वह शायद स्थिति को बदलने में सक्षम न हो। उसकी वापसी की खोज संभवतः 3 ड्रैगन राजाओं द्वारा भेजे गए जासूसों द्वारा की जाएगी, और वे ये जानने के बाद अनिवार्य रूप से उसे पाने के लिए लालायित होंगे कि उसने ड्रैगन फीनिक्स मूलफल को अवशोषित कर लिया है। यदि तीनों ड्रैगन राजाओं ने एक हताश जुआ खेलने का फैसला किया तो जियान गंभीर खतरे में पड़ सकता है।
गूफी का सुझाव वास्तव में अभी के लिए सबसे अच्छा उपाय था। ठीक है, हम आपके सुझाव के अनुसार करेंगे। मुझे जियान की देखभाल करने के लिए आप पर भरोसा है, झूरी ने सहमति व्यक्त की। इसके साथ झूरी ने गू दायरे को छोड़ने और अकेले ईस्ट ड्रैगन द्वीप पर लौटने की तैयारी की। क्या अर्ध झूरी चले गए हैं? झूरी के जाने के कुछ समय बाद जियान गूफी के पास दिखाई दिया। बड़े झूरी कुछ समय से दूर हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि वे प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के लिए कुछ समाचार लेकर आएं। आपको यही रहना चाहिए और अपने कौशल को निखारना जारी रखना चाहिए। अभी आप प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के पुनरुद्धार की एकमात्र उम्मीद हैं, गूफी ने जियान को झूरी के विदाई शब्दों से अवगत कराया। ये सुनकर जियान की पहले की चंचल अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह समझ गई कि उसे क्या जिम्मेदारी उठानी है। अब जब वह बड़ी हो गई थी तो उसे अपने कर्तव्यों को निभाने का समय आ गया था। बड़ा होना परेशानी भरा है, लेकिन ड्रैगन सम्राट के रूप में मुझे सबसे मजबूत होना चाहिए। जियान की मुस्कान अब लापरवाह नहीं थी, ये दृढ़ संकल्प से भरी थी। जियान वास्तव में परिपक्व हो गया है, गूफी ने सोचा। अब लंबे और संतुलित जियान को देखते हुए भावनाओं की लहर महसूस हुई। उसके बाद दिन शांति से बीत गए। जियान ने लगन से प्रशिक्षण लिया, अपने भीतर ड्रैगन फीनिक्स मूल फल से बची हुई ऊर्जा को परिष्कृत किया। गूफी ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ समय बिताया और साथ ही अपनी साधना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अगली चुनौती जिसका उन्होंने सामना किया वह संतत्व प्राप्त करने के लिए 9 परिवर्तनों की प्रक्रिया थी। तथाकथित 9 परिवर्तनों को डू वेनेरेट वर्ग और अर्ध संत वर्ग के शिखर के बीच के अंतर को मापने के लिए एक परिमाणक माना जा सकता है। आखिरकार दोनों के बीच का अंतर बहुत भयानक था। कठिनाई को अलग करने के लिए एक और भी महीन रैंकिंग प्रणाली का उपयोग करने की आवश्यकता थी। 9 परिवर्तन प्रक्रिया अत्यधिक जटिल नहीं थी। सीधे शब्दों में कहें तो इसमें डूक्यूई को परिष्कृत और संपीड़ित करने के 9 दौर शामिल थे। जब एक शिखर डू वेनेरेट उस बिंदु पर पहुंचता है जहां उनका डूक्यूई पूरी तरह से संतृप्त होता है, तो पहला परिवर्तन शुरू होता है। इस स्तर पर उन्हें और अधिक के लिए जगह बनाने के लिए अपने डूक्यूई को संघनित और संपीड़ित करना पड़ता था। जब डूक्यूई फिर से भर जाता है तो उन्हें प्रक्रिया को दोहराना होगा। 9 परिवर्तनों के बाद वे पूर्णता तक पहुंचेंगे। तभी कोई व्यक्ति अथाह आकाश जैसे अंतर को पार करने और अर्ध संत तक आगे बढ़ने में सक्षम होगा। इस कारण इस स्तर पर पहुंच चुके कुछ विशेषज्ञ डू वेनेरेट वर्ग के शिखर पर छिपे प्रशिक्षण को 9 परिवर्तन के रूप में वर्णित करेंगे। 1 वर्ष जल्दी से बीत गया और गूफी ने 4 परिवर्तन सफलतापूर्वक पूरे किए। 4 परिवर्तन डू वेनेरेट के शिखर पर पहुंच गए। प्रगति की ये दर आश्चर्यजनक थी। इस गति से जो अधिकांश लोग जीवन भर में हासिल नहीं कर सकते, गूफी ने केवल एक बार में ही हासिल कर लिया। 3 साल से भी कम समय में। इस वर्ष के दौरान जियान ने ड्रैगन फीनिक्स मूल फल की शेष शक्ति को भी पूरी तरह से अवशोषित कर लिया और 4 स्टार डू सेंट तक पहुंच गया। जियाओ यी जियान, किंग लिन, कै लिन और अन्य ने भी अपनी साधना में महत्वपूर्ण प्रगति की। सबसे बड़ा आश्चर्य कै लिन था, जिसका पेट काफी बड़ा हो गया था। सांप लोग आमतौर पर अपने बच्चों को 3 साल से ज्यादा समय तक गर्भ में रखते थे, भ्रूण का पोषण करने के लिए विभिन्न स्वर्गीय सामग्रियों और खजानों के साथ साथ अपनी ऊर्जा का उपयोग करते थे। भ्रूण को जितनी ज्यादा ऊर्जा मिलती थी, जन्म के बाद उसमें उतनी ही ज्यादा प्रतिभा होती थी। एक दिन लगभग 3 साल की गर्भावस्था के बाद कै लिन ने आखिरकार अपने पेट में हलचल महसूस की। ऐसा लगता है कि बच्चा पैदा होने वाला है। भ्रूण की गतिविधि अधिक स्पष्ट हो गई, ये दर्शाता है कि बच्चा दुनिया में आने वाला था। जब वह जन्म देने वाली थी तो कै लिन बांस के घर में रही। एक दाई उसकी देखभाल कर रही थी जबकि गूफी और अन्य लोग उत्सुकता से बाहर इंतजार कर रहे थे। इससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका था, फिर भी गूफी बेहद घबराई हुई थी, बांस के घर के बाहर इधर उधर घूम रही थी। बहन कै लिन आखिरकार बच्चे को जन्म देने वाली है। इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद मुझे आश्चर्य है कि क्या उसका बच्चा जियान यू से भी प्यारा होगा। जियान ने उत्सुकता से भरी आंखों से कहा, अगर बच्चा प्यारा है तो क्या तुम जियान यू को पसंद करना बंद कर दोगी? किंग लिन ने धीरे से चिढ़ाते हुए कहा। जियान ने जल्दी से मुड़कर किंग लिन के मुंह को ढक दिया, चुप रहने का इशारा करते हुए। शश, उसे ये सुनने मत देना, नहीं तो वह अब मेरे साथ नहीं खेलेगी। जियान ने फुसफुसाते हुए कहा, एक चोर की तरह इधर उधर देखते हुए ये सुनिश्चित करने के लिए कि जियान यू आसपास नहीं है, फिर आखिरकार शांत हो गई। जियान और किंग लिन की चंचल बातचीत ने गूफी के तनाव को कम करने में मदद की। जियो यी जियान भी आगे बढ़ी,
गूफी का हाथ पकड़कर उसे शांत किया। वाह वाह! आखिरकार चिंता खुशी में बदल गई क्योंकि एक नवजात शिशु के रोने की आवाज़ हवा में भर गई। बच्चा पैदा हुआ है। रोने की आवाज़ सुनकर गूफी सबसे पहले कमरे में आया और कैलिन को देखा। डू वेनेरेट स्तर पर पहुंचने के बावजूद कैलिन जन्म देने के बाद बेहद कमज़ोर थी। गूफी ने जल्दी से उसे ऊर्जा और रक्त बहाल करने के लिए एक गोली खिलाई। इसके तुरंत बाद ज़ियाओई जियान, जियान, किंगलिन और अन्य लोग ये देखने के लिए अंदर आए कि वह कैसी है। डू पूर्वज के रूप में जन्म। आदरणीय तियान हुओ और शेर राजा सबसे आखिर में अंदर आए। स्वाभाविक रूप से वे मेदुसा के इर्द गिर्द भीड़ नहीं लगाए बल्कि पहले बच्चे को देखा। जब उन्होंने मेदुसा द्वारा जन्म दिए गए बच्चे को देखा तो आदरणीय तियान हुओ का चेहरा आश्चर्य से भर गया। बच्चा डू पूर्वज के रूप में पैदा हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह युवा स्वामी है। मेरा बच्चा 5वीं रैंक के अंतिम चरण में है। शेर राजा ने आह भरी। डू पूर्वज कुछ ऐसा था जिसे कई लोग अपने जीवनकाल में हासिल नहीं कर सकते, फिर भी यह इस बच्चे के लिए शुरुआती बिंदु था। अध्याय 163। मुझे बड़ी बहन मत कहो, मुझे आंटी कहो। बहुत प्यारा। क्या इस बार लड़का है या लड़की? जियान बच्चे को करीब से देखने के लिए झुकी। यह एक लड़का है, मिस जियान। दाई ने एक सम्मानजनक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। एक लड़का? मुझे वास्तव में लड़कियां अधिक पसंद हैं, जियान ने खुद से कहा। थोड़ा निराश लग रहा था, जैसे कि वह वही थी जिसने जन्म दिया था और अब बच्चे पर फैसला सुना रही थी। कैर, हमारे बच्चे को देखो, वह अब एक छोटा आदमी है। उद्धरण चिन्ह। कैर के कुछ हद तक ठीक होने के बाद गूफी ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और फिर बच्चे को जियान से लेकर कैर को सौंप दिया। मेरे बच्चे, 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की आभा। उद्धरण चिन्ह। कैर ने तुरंत बच्चे के भीतर परिचित आभा को महसूस किया। वह समझ गई कि बच्चे की डू पूर्वज के रूप में जन्म लेने की क्षमता संभवतः 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की शक्ति के कारण थी, जिसकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी और अब बच्चे के शरीर के माध्यम से पुनर्जन्म ले चुकी थी। TLN, मुझे आश्चर्य है कि जब वह जानवर क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसने कैलिन को 9 रंगों वाले अजगर में क्यों नहीं विकसित किया, क्योंकि वह कहानी जानता है। वह दानव संत हुआन क्वान की विरासत से भी चूक गया जो एक निम्न, एक मध्यम और एक उच्च स्वर्ग स्तरीय डू तकनीक प्रदान करता है। कुल मिलाकर 3 स्वर्ग स्तरीय डू तकनीकें हैं। क्या आपने अभी तक उसके लिए कोई नाम सोचा है? जियोई जियान ने अचानक पूछा। गूफी एक पल के लिए रुका, अपनी बाहों में अभी भी रोते हुए बच्चे को देखा और फिर मुस्कुराया। मेरा बच्चा एक डू ज़ोंग के रूप में पैदा हुआ है, जो वास्तव में दुनिया में बेजोड़ है। तो चलो उसका नाम वुशुंग, गु वुशुंग रखते हैं। ये कैसा लगता है? वुशुंग, ये नाम कारगर है, ये शक्तिशाली लगता है। उम्मीद है ये छोटा लड़का अपने पिता की तरह ही एक उत्कृष्ट व्यक्ति बनेगा। कमरे में मौजूद सभी लोग प्यार से गु वुशुंग नाम पुकारने लगे। मानो उसका नाम पहचानते हुए वुशुंग ने रोना बंद कर दिया और मुस्कुराना भी शुरू कर दिया। रोता हुआ डू पूर्वज, ये जीवन में पहली बार है, गूफी ने वुशुंग को देखते हुए प्यार से कहा। 2.5 साल की जयान यू भी बहुत उत्साहित थी। बहुत बढ़िया, अब मेरा एक छोटा भाई है। वह दौड़कर आए और खुशी से झूम उठी और जियोई जियान ने उसे उठा लिया ताकि वह वुशुंग को करीब से देख सके। गूफी के परिवार को कितना खुश देखकर जियान ने मुंह बनाया, थोड़ा सा झुका और खुद से बुदबुदाया, मैं भी बड़े भाई गूफी के साथ एक बच्चा चाहती हूँ। वुशुंग के जन्म के कुछ समय बाद गूफी ने उसके लिए एक गोली को परिष्कृत करने की योजना बनाई। हालांकि वह अपने बच्चे को बहुत जल्दी बड़ा होने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था, फिर भी वह बच्चे के शरीर को बेहतर बना सकता था। इस दौरान जब गूफी ने गोली को परिष्कृत करना पूरा किया तो आकाश ने सीधे 8 रंगों वाली गोली बिजली को छोड़ दिया। कीमिया में उसकी प्रगति लगभग उतनी ही तेज थी जितनी कि उसकी साधना में प्रगति। जब गूफी गोली को परिष्कृत कर रहा था, जियान चुपके से जियान यू के पास गया। जियान यू, क्या तुम ये स्पिरिट फ्रूट खाना चाहती हो? जियान ने जियान यू को लुभाने की कोशिश करते हुए पूछा। हाँ, मैं चाहती हूँ। जियाओ जियानले के छोटे से सिर ने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसकी आंखें जियान के हाथ में आकर्षक फल पर टिकी हुई थी। ठीक है, तो अब मुझे बड़ी बहन मत कहो, इसके बजाय मुझे आंटी कहो, जियान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। बड़ी बहन जियान, तुम अचानक क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हें आंटी कहूँ? जियान यू ने पूछा, नए शीर्षक से हैरान होकर। क्यों मत पूछो, बस करो। अगर तुम मुझे आंटी कहोगी तो आत्मा फल तुम्हारा है, और अगर तुम ऐसा करोगी
तो मैं हर दिन तुम्हारे लिए इनमें से एक फल चुपके से लाऊंगी। जियान ने वादा किया। हर दिन, ठीक है, मैं तुम्हें आंटी कहूंगी। आंटी जियान, जियाओ जियानले ने खुशी से चिल्लाया। जियान ने खुद पर मुस्कुराया। अगर वह गूफी के साथ बच्चा चाहती थी तो उसे परिवार में अपनी स्थिति बदलकर शुरुआत करनी होगी। सेंट्रल प्लेन्स का दक्षिणी क्षेत्र, फॉलिंग स्टार पवेलियन। जियाओ यान और उसके गुरु आधे साल से यहाँ थे। फैंग जियान की सुरक्षा और संसाधन सहायता से उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ था। हालांकि याओ लाओ के पास अभी भी भौतिक शरीर नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा की शक्ति में काफी सुधार हुआ था। फैंग जियान के मित्र और फॉलिंग स्टार पवेलियन के संस्थापक के रूप में पूरा मंडप याओ लाओ को उसकी आत्मा की शक्ति को पुनः प्राप्त करने और जियोयान के लिए विभिन्न स्वर्गीय लपटों के बारे में जानकारी खोजने में मदद करने के लिए जुटा हुआ था। स्वर्गीय लपट प्राप्त करके ही जियोयान याओ लाओ के लिए एक शरीर को परिष्कृत कर सकता था जिससे उसका पुनर्जन्म हो सके। आपकी आगे क्या योजना है? एक दिन फैंग जियान ने याओ लाओ और जियोयान के निवास का दौरा किया और जियोयान से पूछा, अपने शिक्षक के शरीर को पुनर्स्थापित करने और अपने लिए अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे स्वर्गीय लपटों की खोज जारी रखनी चाहिए। मैं एक स्वर्गीय लपट पाऊंगा और अपने शिक्षक को वापस जीवित कर दूंगा। जियोयान ने दृढ़ता से घोषणा की, दृढ़ संकल्प के साथ अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए। वह क्रोधित और निराश दोनों था, क्योंकि वह बार बार स्वर्गीय लपट प्राप्त करने के कई अवसरों से चूक गया था। स्वर्गीय लपटें दुर्लभ हैं और मिलना मुश्किल है। शांत मन रखो, फैंग जियान ने जियोयान के कंधे को थपथपाते हुए कहा। पिल टॉवर में 3000 बर्निंग फ्लेम नामक एक स्वर्गीय ज्वाला है। यदि आप पिल गैदरिंग में शीर्ष पर जगह बना सकते हैं तो आपको इसे परिष्कृत करने का मौका मिलेगा। यह एकमात्र ज्ञात स्वर्गीय ज्वाला है जिसका पता लगाया जा सकता है, याओ लाओ ने समझाया। हालांकि फैंग जियान ने झिझकते हुए भौहें सिकुड़ी जैसे कि उसे कुछ कहना मुश्किल हो। एक पल की झिझक के बाद फैंग जियान बोला, पिल टॉवर में वह स्वर्गीय ज्वाला, इसे कुछ साल पहले किसी ने परिष्कृत किया था। क्या पिल टॉवर में स्वर्गीय ज्वाला भी चली गई है? क्या इसका मतलब यह है कि अब पिल गैदरिंग में भाग लेने के लिए कोई इनाम नहीं है? जियोयान ये जानकर चौंक गया कि 3000 जलती हुई ज्वाला पहले ही ले ली गई थी और उसका उत्साह जल्दी ही निराशा में बदल गया। गू दायरा। गूफी अपने दिमाग को केंद्रित कर रहा था क्योंकि उसके हाथों में स्वर्गीय ज्वाला एक संवेदनशील ड्रैगन की तरह नाच रही थी। ज्वाला पर उसका नियंत्रण एक असाधारण स्तर पर पहुंच गया था। पूरी एकाग्रता के साथ उसने एक के बाद एक औषधीय जड़ी बूटी को परिष्कृत करने के लिए लौ का इस्तेमाल किया। जड़ी बूटियां धीरे धीरे एक क्रिस्टल क्लियर तरल में पिघल गईं और गोली भट्टी के बगल में कई ऐसे तरल धब्बे थे। विले गूफी ने तरल धब्बों को एक साथ लाते हुए और उन्हें सम्मिलित करने के लिए स्वर्गीय लौ का उपयोग करते हुए आदेश दिया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया उसे अचानक मानसिक थकावट की लहर महसूस हुई। ज्वाला के नीचे राख में बिखरने से पहले सम्मिलित औषधीय सार एक फुफकार के साथ टूटने लगे। एक और विफलता। गूफी ने थोड़ा निराश महसूस करते हुए आह भरी। इस बार उसने एक टीयर 9 गोली को परिष्कृत करने का प्रयास किया था, लेकिन वह विफल हो गई थी। मेरी आत्मा शक्ति अब उच्च स्तरीय गोलियों के शोधन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, गूफी ने महसूस किया। उसकी आत्मा पहले ही स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र में पहुंच चुकी थी और कीमिया में आगे बढ़ने के लिए उसे स्वर्ग क्षेत्र में कदम रखने की जरूरत थी, जिसके लिए दुर्लभ और शक्तिशाली सामग्रियों की आवश्यकता होगी। हालांकि ऐसी सामग्रियों को खोजना लगभग असंभव था। केवल एक ही जगह बची है। गूफी ने एक स्थान के बारे में सोचा, आत्माओं का हॉल। ये शक्ति आत्माओं को इकट्ठा करती है और उनका सार निकालती है। अगर वह इसके 3 मुख्य हॉल में से किसी एक से आत्मा सार को जब्त कर लेता तो उसकी आत्मा शक्ति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता। हुन कबीले के आत्माओं के संग्रह का उद्देश्य उनकी अपनी आत्मा शक्तियों को बढ़ाना और उन्हें मजबूत बनाना था। हालांकि इस योजना के लिए सावधानी की आवश्यकता थी, क्योंकि गूफी को पता था कि गू कबीले के भीतर हुन कबीले के जासूस थे। गू कबीले के शीर्ष युवा गुरु के रूप में उनकी गतिविधियां पहले से ही निगरानी में हो सकती है। उनके द्वारा हमला किया जाना हमेशा जोखिम भरा रहता था। बाहर रहते हुए हुन कबीले के विशेषज्ञों द्वारा हमला किए जाने का खतरा हमेशा बना रहता था। हुन कबीले की योजनाओं और रहस्यों की गहरी समझ होने के बावजूद गूफी उनके प्रति भय की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। यही वह आतंक था जो उन्होंने प्रेरित किया था। वह खुलकर काम नहीं कर सकता था और गू कबीले के बुजुर्गों से मदद मांगने से उसके इरादे उजागर हो सकते थे।
हॉल ऑफ सोल्स के 3 मुख्य हॉल शक्तिशाली विशेषज्ञों द्वारा संरक्षित थे, इसलिए उसे अपने साथ एक दूसरे स्तर के सहयोगी की आवश्यकता थी। उसने ज़ियान के बारे में सोचा। ज़ियान की वर्तमान ताकत को देखते हुए, जब तक कि सोल हॉल के मास्टर हुन शेंग व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं करते, हॉल ऑफ सोल्स में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ये लड़की ज़ियान वास्तव में उपयोगी होने जा रही है, गूफी ने मुस्कुराते हुए सोचा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो उसे मना सके, उसने बड़ी संख्या में कैंडी भी तैयार की, कुछ ऐसा जिसे ज़ियान कभी नहीं रोक सकता था। अपनी तैयारी करने के बाद गूफी ज़ियान को खोजने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला और संयोग से उसने उसे जियान यू के साथ खेलते हुए पाया। ज़ियान एक आकर्षक फल पकड़े हुए था, जबकि जियान यू उत्सुकता से उसे देख रही थी, उसे खाने के लिए अधीर थी। फिर ज़ियान ने एक सवाल पूछा जिसे गूफी, जो अभी अभी आया था, ने सुन लिया। अच्छा बनो, मुझे एक बार और आंटी कहो। गूफी। अध्याय 164, मैनहॉल पर आश्चर्यजनक हमला। आंटी, 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 छोटी जियान यू ने लगातार 3 बार पुकारा। अच्छी लड़की, आंटी तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाएंगी। छोटी जियान यू की मासूम आवाज़ सुनकर ज़ियान को बेहद संतुष्टि महसूस हुई, उसका चेहरा खुशी से भर गया। ओह नहीं, मैं बहुत उत्साहित हो गई और बड़े भाई गूफी के आने पर ध्यान नहीं दिया। अचानक ज़ियान के चेहरे पर भाव जम गए क्योंकि उसे लगा कि गूफी की उपस्थिति आ रही है। बिना पीछे मुड़े वह बांस की इमारत की ओर चलने लगी, ये दिखावा करते हुए कि उसने उसे नहीं देखा। ज़ियान, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कदम उठा पाती, गूफी की आवाज़ उसके बगल में गूंज उठी। ओह, ये बड़ा भाई गूफी है। क्या तुम 9वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करने के लिए एकांत में नहीं थे? तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए? क्या तुम फेल हो गए? ज़ियान ने अपनी अजीबता को छिपाने के लिए अपने नाजुक चेहरे पर एक मुस्कान लाकर पलटी। उसने दिखावा किया जैसे उसने गूफी को अभी अभी देखा हो। पिताजी, मुझे गले लगाओ। छोटी जियान ने तुरंत गूफी की बाहों में कूद गई और उसने स्वाभाविक रूप से उसके छोटे शरीर को ऊपर उठा दिया। ज़ियान ने तीव्र अजीबता का अनुभव किया, 100 भावनात्मक अंक प्राप्त किए। हाँ, मैं इस बार असफल हो गया। एक भावना प्रणाली से लैस गूफी ज़ियान के सभी भावनात्मक उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। हालांकि उसने उसे उजागर नहीं करने का फैसला किया। क्या शर्म की बात है, इसने बहुत सारी कीमती जड़ी बूटियां बर्बाद कर दी होंगी। ज़ियान ने राहत के लहजे में कहा, गूफी के साथ खेलते हुए। हाँ डैडी, आप बहुत बेकार हैं। छोटी जियान यू ने गूफी की बाहों से आवाज़ लगाई, उसकी मासूम आवाज़ ने ज़ियान की असहजता को कम करने में मदद की। सच में, तो क्या ये भी बेकार हैं? गूफी हंसा और उसके हाथ की एक लहर के साथ उसकी हथेली में औषधीय कैंडी का एक बड़ा मुट्ठी भर दिखाई दिया। वाह, इतनी सारी कैंडी! ज़ियान की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। बड़े भाई गूफी कभी भी कुछ भी बर्बाद नहीं करेंगे। आपको निश्चित रूप से इनमें से और अधिक बनाना चाहिए। इसके साथ ज़ियान ने उत्सुकता से गूफी के हाथ से कैंडी का पूरा मुट्ठी भर लिया और कुछ अपने मुंह में ठूंस लिया। अब जब ज़ियान बड़ी हो गई थी, तो उसका व्यवहार बदल गया था। हालांकि वह अभी भी चंचल व्यवहार करती थी, लेकिन अब उसके कार्यों में पहले की प्यारी गुड़िया जैसी मासूमियत के बजाय एक चंचल आकर्षण झलकता था। मुझे भी कुछ कैंडी चाहिए, आंटी ज़ियान। कृपया मेरे साथ साझा करें। ये देखकर जियान यू ने अपने छोटे हाथों को हिलाया और खाने के लिए उत्सुक हो गई। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बांटूंगी। हालांकि जैसे ही जियान यू ने बात की, ज़ियान घबरा गई और जल्दी से छोटी लड़की को कैंडी थमा दी। लेकिन शायद उसकी घबराहट के कारण कैंडी गिर गई और जमीन पर गिरने लगी। ओह नहीं, वे गिर गईं। एक विचार के साथ ज़ियान ने कैंडी को हवा में ही रोक दिया ताकि वे जमीन पर न गिरें। इस समय ज़ियान ने गूफी से नज़रें मिलाने से परहेज किया। चिंता मत करो, अभी बहुत कुछ है। डैडी ने इस बार बहुत कुछ बनाया है, गूफी ने कहा और उसने कई और ज़ेड बोतलें निकाली जो सभी कैंडी से भरी हुई थी। उसने छोटी जियान यू को मुझे आंटी कहते हुए सुना और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये वाकई अजीब है, ज़ियान ने खुद से सोचा। राहत महसूस करते हुए और थोड़ा हैरान होते हुए उसने गूफी को संदेह से देखा। उसने उसे पहले कभी इतनी कैंडी नहीं दी थी, अब क्यों? बड़े भाई गूफी, तुम मुझसे कोई एहसान नहीं मांग रहे हो, है न? ज़ियान ने चंचलता से मुस्कुराते हुए पूछा, क्योंकि उसकी चमकदार आंखें गूफी के इरादों को समझ रही थीं। हाँ, तुम बहुत तेज हो, गूफी ने सिर हिलाया, इसे खुले तौर पर स्वीकार किया। हाँ,
तुम कितने ईमानदार हो, इसे देखते हुए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जियान ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए गूफी से सभी जैद बोतलें स्वीकार की। गूफी को किस एहसान की जरूरत थी, उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह कभी भी उसके द्वारा मांगी गई किसी भी चीज को मना नहीं करेगी। इसे गुप्त रखने की जरूरत है। गूफी ने थोड़ा मुस्कुराया और फिर आत्माओं के हॉल पर हमला करने की अपनी योजना के बारे में बताया। अगर वे मैन हॉल में घुसकर वहां संग्रहित आत्मा सार को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो गूफी की आत्मा आसानी से स्वर्ग क्षेत्र तक पहुंच सकती है और उसकी कीमिया कौशल आगे बढ़ सकती है 9वीं कक्षा तक। अपनी आत्मा शक्ति को बढ़ाने से गूफी को एक और बढ़िया अवसर का प्रयास करने का मौका भी मिलेगा। हॉल ऑफ सोल्स, जिसका आप हमेशा जिक्र करते हैं, वह अंधेरा संगठन जो आत्माओं को इकट्ठा करता है न? उनसे निपटना एक अच्छा विचार लगता है। जियान गूफी की योजना से रोमांचित लग रहा था। वे दोनों जल्दी से योजना पर सहमत हो गए। गोपनीयता बनाए रखने के लिए उन्होंने घोषणा की कि वे एकांत में जा रहे हैं और गू कबीले में किसी और को नहीं बताया, यहाँ तक कि बड़ों को भी नहीं, क्योंकि उन्हें संदेह था कि उनके बीच उन कबीले के जासूस हो सकते हैं। ज़ियाओ यी जियान, कायर, जियान और मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने की ज़रूरत है, लेकिन चिंता मत करो। कुछ व्यवस्था करने के बाद जियान और गूफी चुपचाप गू दायरे से चले गए। हॉल ऑफ सोल्स सेंट्रल प्लेन्स में कुख्यात था। इसकी कई शाखाएं थीं, जिनमें से 24 महत्वपूर्ण शाखाएं दिशा हॉल के नाम से जानी जाती थीं। इनके ऊपर तियानगंग हॉल थे, जो हॉल ऑफ सोल्स के सबसे महत्वपूर्ण स्थान थे। तियानगंग हॉल 3 भागों में विभाजित थे: स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य हॉल। स्वर्ग हॉल मुख्यालय के रूप में कार्य करता था, जहां आत्मा हॉल के स्वामी हुनमी शेंग रहते थे। पृथ्वी हॉल डिप्टी हॉल मास्टर के नियंत्रण में था और मनुष्य हॉल का प्रबंधन प्रथम और द्वितीय तियानजुन द्वारा किया जाता था। इस बार गूफी का लक्ष्य तीनों में से सबसे कमजोर था, मनुष्य हॉल, क्योंकि उस पर हमला करना सबसे सुरक्षित विकल्प होगा। द ब्यूरियल कॉप्स माउंटेन रेंज सेंट्रल प्लेन्स के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर स्थित थी। भूभाग ने इस क्षेत्र को घने शवक्यूई के साथ मिश्रित भारी यिन ऊर्जा से भर दिया। पर्वत श्रृंखला अपने आप में कब्रों का एक अजीब गठन था, जो एक भयानक और उजाड़ वातावरण बनाता था। शायद ही कोई कभी स्वेच्छा से यहाँ आया हो। हुश! द ब्यूरियल कॉप्स माउंटेन रेंज के ऊपर शांत आकाश में एक हल्की सी आवाज ने अचानक शांति को तोड़ दिया। 2 आकृतियां प्रकाश की तरह तेज गति से चलती हुई दूरी पर दिखाई दी। वे कोई और नहीं बल्कि गूफी और जियान थे, जो गू दायरे से यहाँ आए थे। हम पहुंच गए हैं। मैन हॉल आगे है। गूफी की नज़र पर्वत श्रृंखला के सबसे गहरे हिस्से पर टिकी हुई थी, जहां जगह थोड़ी विकृत लग रही थी। जियान, अब ये तुम्हारे ऊपर है। चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। एक मच्छर भी बाहर नहीं निकलेगा। जियान ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए अपनी आस्तीन लहराई, जबकि आसपास की जगह कांप उठी। एक विशाल अवरोध बन गया, जिसने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। तैयारी पूरी होने के बाद गूफी और जियान बड़े काले लबादे पहने हुए पर्वत श्रृंखला की गहराई में चले गए। अध्याय 165। क्या आत्माओं का हॉल वास्तव में इतना प्रभावशाली है? थोड़ी विकृत जगह में काली भूमि का एक विशाल विस्तार था। कभी कभी सतह पर भयावह सफेद, स्पष्ट रूप से टूटी हुई हड्डियों के धब्बे दिखाई देते थे, जो एक भयानक ठंडक का एहसास कराते थे। इस विशाल क्षेत्र के केंद्र में एक विशाल काला महल खड़ा था, जो खामोश और भव्य था, जैसे कोई प्राचीन जानवर जमीन पर घात लगाए लेटा हो। काले महल के अंदर अनगिनत मोटी काली जंजीरें बाहर की ओर फैली हुई थीं, जिनके सिरे जमीन में गहरे धंसे हुए थे। इन जंजीरों पर काली धुंध घूम रही थी, जो स्पष्ट रूप से मानव रूप ले रही थी। जंजीरें कभी कभी चमकती थीं, जिससे प्रकाश धुंध में बहता था, जिससे यह और भी ठोस हो जाती थी। अचानक जंजीरों पर धुंध से 1 दर्जन या उससे अधिक आकृतियां उभरीं। धुंध 1 दर्जन ठंडे चेहरे वाली आकृतियों में संघनित हो गई। चलो चलते हैं, मिशन को अंजाम देने की हमारी बारी है। मुझे उम्मीद है कि हम इस बार पर्याप्त आत्माओं को वापस ला पाएंगे। उनमें से एक आकृति, जो नेता लग रही थी, कर्कश आवाज में बोली। उसके हाथ की एक लहर के साथ दर्जन आकृतियां काली धुंध में बदल गईं और अंतरिक्ष के किनारे की ओर बढ़ गईं। हालांकि जैसे ही काली धुंध अंतरिक्ष अवरोध को तोड़ने वाली थी, आसपास का स्थान अचानक जम गया और फिर बल के साथ रह गया। बिना किसी चीख के दर्जन आकृतियां नष्ट हो गईं। इसके बाद अंतरिक्ष अवरोध टूट गया और 2 आकृतियां धीरे धीरे अंदर चली गईं। यह कोई और नहीं बल्कि गूफी और जियान थे। जैसे ही वे अंदर घुसे, विशाल महल से एक शोकपूर्ण विलाप गूंज उठा।
जंजीरों पर काली धुंध ने भयावह निगाहें निकाली जो दो घुसपैठियों पर टिकी हुई थी। आत्माओं के हॉल में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। भयानक चीखों ने अंतरिक्ष की खामोशी को तोड़ दिया। जंजीरों से कई आकृतियां उठीं और आदेश की प्रतीक्षा किए बिना काली रोशनी की लकीरों में बदल गईं, गूफी और जियान पर झपट पड़ी। तोप के चारे का एक गुच्छा अपनी मौत के लिए दौड़ रहा है। गूफी ने अपनी मुट्ठी कस ली और निकट आ रही छायाएं बिखरकर शून्य हो गईं। इस पर शेष छायाएं आखिरकार झिझकीं और रुक गईं। मेरे आत्मा हॉल में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करने वाले अहंकारी मूर्ख, तुम जीने से थक गए हो। आकाश रक्षक, उन्हें नीचे गिरा दो। विशाल महल के ऊपर एक बुजुर्ग दिखाई दिया, हाथ में कंकालनुमा बेत लिए झुका हुआ। उसकी गहरी गहरी आंखें भयानक हरे प्रकाश से चमक रही थीं, जिससे वह एक भयावह रूप ले रहा था। उसके कर्कश आदेश पर एक दर्जन आकृतियां महल से बाहर निकली और हवा में मदरा गईं। वे सभी डू वेनेरेट विशेषज्ञ थे। हम सोल हॉल के तथाकथित दूसरे त्यानजुन को जरूर पता है कि कैसे दिखावा करना है। एक दर्जन डू वेनेरेट से घिरे हुए गूफी ने उपहास किया। अपने सी के साथ तत्काल साधना के कारण ये विरोधी उसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। एक ही हथेली के प्रहार से उनके चारों ओर का स्थान लगभग तुरंत रह गया। एक गहरा काला प्रकाश वलय फैल गया जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गया। 7 या 8 स्काई प्रोटेक्टर एक ही वार में पूरी तरह से भस्म हो गए। TLN हॉल ऑफ सोल्स प्रोटेक्टर को स्काई, अर्थ और मैन श्रेणी में विभाजित किया गया है। एक स्काई प्रोटेक्टर लगभग 7 स्टार डू वेनेरेट स्तर का होगा। मृत्यु को आमंत्रित करना। बुजुर्ग गूयू अपने स्थान से गायब हो गया और गूफी और जियान के सामने फिर से प्रकट हुआ। उसका कंकाल हाथ गूफी के माथे तक पहुंच रहा था। मृत्यु को आमंत्रित करने वाला तुम हो। गूफी के बगल में खड़े जियान ने लापरवाही से वार किया। एक पल में गूयू, एक अर्धसंत विशेषज्ञ, को मृत्यु का आसन खतरा महसूस हुआ। सच में, अगर वे जल्दी में नहीं होते तो गूफी अनुभव प्राप्त करने के लिए इस अर्धसंत के खिलाफ अपने युद्ध कौशल का परीक्षण करना पसंद करता। 10,000 आत्माओं का अस्थि कवच। मृत्यु के सामने गूयू के शरीर से अनगिनत आत्माएं चीखीं, जिससे एक काली हड्डी का कवच बना जो अविश्वसनीय रूप से भयानक लग रहा था। हालांकि इस तरह के असाधारण बचाव के बावजूद शक्ति में बहुत बड़ा अंतर इसे बेकार बना देता है। गूयू की छाती हथेली के प्रहार से धंस गई, हड्डी का कवच टूट गया और उसका शरीर तुरंत खून की धुंध के बादल में बदल गया। सोल हॉल के शक्तिशाली दूसरे त्यानजुन को जियान ने एक ही चाल में मार डाला। ऐसा लगता है कि मुझे काफी समय तक अपनी रक्षा के लिए जियान की जरूरत होगी। जियान की असली ताकत देखकर गूफी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। हम्फ, गूयू की मृत्यु के साथ महल की गहराई से एक ठंडी खर्राटे आई। एक मोटी काली धुंध बाहर निकली जिसमें एक भयावह आभा में लिपटी एक मुरझाई हुई कंकाल जैसी आकृति दिखाई दी। 2 सितारा डू संत, यह आत्मा हॉल का पहला त्यानजुन होना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति को देखते हुए गूफी ने खुद से कहा, अगर केवल पहला त्यानजुन हॉल की रखवाली कर रहा होता तो आज का मिशन आसान होता। तुम कौन हो और तुम मेरे आत्मा हॉल पर हमला क्यों कर रहे हो? क्या हमारे बीच कोई दुश्मनी है? बुजुर्ग ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी कर्कश आवाज जियान से सवाल कर रही थी। उसके लिए गूफी की साधना महत्वहीन थी, इसलिए उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि जियान ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम उसका ख्याल रखना और मैं बाकी सब संभाल लूंगा। गूफी ने अन्य आत्मा हॉल विशेषज्ञों को खत्म करना शुरू करने से पहले निर्देश दिया। एक बेकार व्यक्ति मेरे सामने हमला करने की हिम्मत नहीं करता। पहला त्यानजुन क्रोधित हो गया और उसने काली धुंध की एक लहर छोड़ी जो 5 विशाल जंजीरों में बदल गई जो गूफी की ओर बढ़ी। जैसे ही काली जंजीरें गूफी तक पहुंचने वाली थीं, आसपास का स्थान हिंसक रूप से विकृत हो गया। एक भयंकर स्थानिक अशांति भड़क उठी जिसने जंजीरों को चीर दिया। तुम बेकार हो, तुम्हारा पूरा परिवार बेकार है, सबसे बेकार। प्रथम त्यानजुन के अपमान ने जियान को क्रोधित कर दिया, जिसने उग्र रूप से जवाब दिया, तुम कौन हो जो मेरे सोल हॉल पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि हमारे पीछे कौन सी शक्ति है? प्रथम त्यानजुन की नज़रें गंभीर हो गईं क्योंकि उसने जियान को घूरा, लेकिन लबादा ने उसकी विशेषताओं को छिपा दिया। हालांकि उसकी विशिष्ट स्त्री जैसी आवाज ने उसे असहज कर दिया। सेंट्रल प्लेन्स को इतनी शक्तिशाली महिला डूसेंट कब मिली? तो क्या हुआ अगर आपके पास शक्तिशाली समर्थक हैं? जियान ने स्पष्ट रूप से असंतुष्ट होकर उपहास किया।
अतीत में जब प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति अपने चरम पर थी तो वे हुन कबीले से भी नहीं डरते थे। हॉल ऑफ सोल जैसी अधीनस्थ शक्ति की तो बात ही छोड़िए।